माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जब आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं दोनों का ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो डिफरेंस में है, बेसिस क्या है हमारा, मीनिंग। यानी आप ये चीज ध्यान रखें, आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप जब कोई भी डिफरेंस लिखते हैं तो सबसे कॉमन आने वाली दो चीजें हैं, एक आपका मीनिंग और एक एग्जाम्पल। ये हर जगह चल जाता है, लगभग स्कोप वाला पॉइंट है, हर जगह चल जाता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल यूनिट्स में डील करती है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी आते हैं। ये मैं आपको अगले वाले पॉइंट में समझाऊंगा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे माइक्रो में आ सकता है। उसके बाद क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, एग्रीगेट यूनिट से डील करती है, और वो भी कौन सी, जिनको आप इकोनॉमी एज अ होल एनालाइज कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड नहीं है, पूरी इकोनॉमी एज अ होल उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज है सब्जेक्ट मैटर, यानी इसमें किस टाइप के कंटेंट की स्टडी की जाती है। तो जब सब्जेक्ट मैटर हम देखते हैं तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका सब्जेक्ट मैटर मेनली तीन चीजों पर बेस्ड है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और ये दोनों जहां पर है वो चीज होती है मार्केट। तो कंज्यूमर से रिलेटेड क्या चीजें हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, और प्रोड्यूसर से रिलेटेड क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, जो भी उसको डिसीजंस लेना होते हैं, और प्राइस डिटर्मिनेशन जो है डिमांड सप्लाई मिलकर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, किसी एक कमोडिटी को खरीदने के लिए कितने लोग, सारे कंज्यूमर्स मिलाकर जो क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो क्या ये इंडिविजुअल यूनिट है, नहीं, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, यहाँ पर देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो किस चीज की स्टडी होती है, एग्रीगेट डिमांड की स्टडी है, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी एज अ होल को बिलोंग करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, यानी किस टाइप की प्रॉब्लम्स। देखिए कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है, यानी कुछ ही लोगों को अफेक्ट कर रही है, सिलेक्टेड यूनिट्स को अफेक्ट कर रही है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो जनरल होती है, सबको एक साथ अफेक्ट करती हैं। तो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है किसी सिंगल यूनिट से रिलेटेड, कोई स्मॉल ग्रुप से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम्स कौन स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम देखना है, प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें कहाँ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एनवायरमेंट, पॉवर्टी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसी प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम्स है, सबकी प्रॉब्लम है, पूरी इकोनॉमी की कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है हमारा अदर नेम का, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको थ्योरी ऑफ प्राइस कहा जाता है, या थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलकर जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस काम करते हैं उसके बेस पर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। तो इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन क्रक्स प्राइस डिटर्मिनेशन में है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस। लेकिन जो जेम्स कीन्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, उन्होंने कुछ चीजों को रिलेट करके देखा है कि किसी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे इनकम को रिलेट करके देखा है, नेशनल इनकम को इंटरेस्ट रेट से रिलेट करके देखा है। तो ये जो स्टडी है उनकी, ये पूरी किससे रिलेट करती है, इकोनॉमी एज अ होल से रिलेट करती है, इसलिए उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को नाम क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ बुक्स में सही है, कुछ बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक अजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि जब आप माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे हो तो आप मैक्रो यूनिट्स को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। यानी जब आप इंडिविजुअल किसी गुड्स की प्राइस को डिटर्मिनेशन करना चाहते हो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, तो आप बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मान लेते हो, कांस्टेंट मान लेते हो, कि बाकी सारे जो मैक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तब जाके आप माइक्रो लेवल पर स्टडी कर पाओगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि हम माइक्रो यूनिट्स को कांस्टेंट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते?
क्योंकि आप सीधी सी बात समझो, मुझे कंट्री का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है कि कंट्री में जनरल प्राइस लेवल कितना बड़ा है, लेकिन मैं इंडिविजुअल डिमांड को बोल दूं कि हर इंडिविजुअल कमोडिटी की डिमांड सप्लाई कांस्टेंट हो जाए, तो जब सारी ही कमोडिटीज कांस्टेंट हो जाएंगी तो क्या जनरल प्राइस लेवल चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते टाइम मैक्रो यूनिट्स को कांस्टेंट मानता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा अजम्पशन नहीं लेता है। ठीक है, देखिए आगे जो हमारे पॉइंट्स हैं, बेसिस क्या है? स्कोप, स्टडी का जो स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत हायर लेवल नहीं है। स्टडीज जो है वो थोड़ी सी क्या है, लिमिटेड लेवल की है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंपल है स्टडीज। लेकिन यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप बहुत वाइड है और जो स्टडीज है वो कैसी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने में। ठीक है, इजीली समझने लायक या फिर एग्जैक्टली हम जैसा सोचे वैसा हो प्रैक्टिकली, वो चीजें माइक्रो में ज्यादा होती है लेकिन मैक्रो में थोड़ी कम होती है। अजम्पशंस भी अगर आप देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इसके अजम्पशन प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन मैक्रो के अजम्पशन फिर भी थोड़े प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगली चीज है लेवल ऑफ एनालिसिस। जो भी एनालिसिस होगा वो किसका होगा? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के रिलेटेड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से रिलेटेड, या फिर कोई इंडिविजुअल कमोडिटी के मार्केट से रिलेटेड। यहाँ पर जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये किससे रिलेटेड है? ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की ही स्टडीज केवल इसमें कवर होती है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलता है। इक्विलिब्रियम किस टाइप का है? ये थोड़ा सा डेप्थ वाला पॉइंट है। आप अगर देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हो। एक पढ़ते हो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक पढ़ते हो आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और एक पढ़ते हो मार्केट इक्विलिब्रियम। ये तीनों अगर आप पढ़ोगे तो वो किसी एक कमोडिटी से रिलेटेड होंगे, यानी वो पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को शो नहीं कर रहे, वो सिर्फ किसी एक कमोडिटी के इक्विलिब्रियम्स को शो कर रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम की स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो होती है कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स एंड सर्विस की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी उसमें सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर और सारी कमोडिटीज आ गई। उनका जब एग्रीगेट स्टडी होती है और इक्विलिब्रियम देखा जाता है तो वो होता है फुल इक्विलिब्रियम पूरी इकोनॉमी का। ठीक है, इवोल्यूशन किसका पहले हुआ है? तो देखिए माइक्रो और मैक्रो शब्द जो आप इकोनॉमिक्स के साथ देखते हैं, ये 2 वर्ड्स पहली बार रैगनर फ्रिस्ट करके एक पर्सन ने यूज किए थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके फादर ये हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज किया था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हम आगे बढ़ेंगे कि 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, उसके बाद में फिर जो जेम कीन्स है उनको ये चीज समझ में आई कि कोई भी इंडिविजुअल्स चाहे सही डिसीजन लेकर प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन कोई एक पर्सन होना चाहिए जो एग्रीगेट यूनिट्स के बारे में भी सोचे, और ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है उन्होंने अपनी बुक में। और इस बुक के कारण हम कहते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी जो होती है वो इस बुक के कारण इवोल्यूशन में आई है। तो यहाँ पर बुक का नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी।